वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने का वक्त आ गया है। हमारे साथ अनूप पंड्या फाउंडर मनी एडू स्कूल जुड़ गए हैं। आदित्य शाह CIO GSC इन्वेस्टमेंट भी हमारे साथ है, दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। सुनीता गोयनका मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सुनीता जी, क्या हालचाल? ठीक हूँ मैम, मैं अच्छी हूँ। और राइट, आप हर महीने 18,000 रुपये डाल रही हैं। 7 महीने में 9 फंड्स में आपने SIP शुरू की है। हाँ, नो फंड्स में। मैम, किसी को कंसल्ट कर रही हैं आप, कोई फाइनेंशियल नहीं, प्लानर को? मैंने आपका प्रोग्राम देख के सेलेक्ट किया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप फॉलो करती हैं हमें। ये मुझे बताइए आप कि आपने लिखा तो है कि रिटायरमेंट का लक्ष्य है, लेकिन किस तरह से इन पैसों का इस्तेमाल होगा 10 साल के बाद जो आपने राशि इकट्ठा करनी है उस मैं उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चाहती हूँ। मैं सिस्टमैटिक वे में उस पैसे से अपना काम चला सकूँ, ऐसा सोच रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आपने निवेश जस्ट शुरू किया है ना? 7 महीने ही हुए हैं आपने शुरू किया है। हाँ हाँ मैम। और कितना आप हर महीना 20,000 रुपये का SWP करना चाहती हैं? हाँ। ओके। और SIP आप करेंगी, निवेश आप करेंगी 5 साल तक ही? हाँ, 5 साल तक। चलिए, बहुत बढ़िया। अर्नब जी, इनकी ये रणनीति कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी दाद देना चाहती हूँ सुनीता जी, क्योंकि आपकी उम्र 65 साल की है और आपने इस उम्र में इक्विटी जैसी एसेट क्लास को चुना है। मुझे बस जानना था, उत्सुकता थी, आप खुद बाजार को ट्रैक करती हैं क्या? इसके अलावा भी आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बनाया है स्टॉक्स का? मेरा पोर्टफोलियो है, मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती हूँ और अच्छा, म्यूचुअल फंड में भी। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझती हैं और बाज़ार से जुड़े जोखिम को भी समझती हैं, है ना? हाँ मैम। आप प्रेरणा है बाकी तमाम महिला निवेशकों के लिए जो कि इस कदम को उठाने से कतराते हैं, जो शायद ये कहते हैं कि उन्हें निवेश करना नहीं आता या बाज़ार को नहीं समझते हैं। अगर कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ किया जा सकता है। तो अपना सवाल हमें भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम वो तमाम महिला निवेशकों को प्रेरणा भी देना चाहते हैं जो बस इस डर के मारे कदम नहीं बढ़ा पाते कि उनके पास जानकारी नहीं है। खैर, अर्नब जी, सुनीता जी के पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ और जैसा कि इन्होंने काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है, SWP हर महीना इनको चाहिए 20,000 रुपये। लेकिन उसके लिए बताएं, 7 महीने से ये अभी तक निवेश कर रही हैं। कब से शुरुआत कर सकती हैं SWP की? कैसी होगी ये रणनीति? फंड्स कैसे हैं? नहीं, अब देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कि इस उम्र में इस रिस्क प्रोफाइल के साथ क्या उनको एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब नॉर्मल केस में हम इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर के पास एक अलग पोर्टफोलियो है, वो समझते हैं कि किस प्रकार से इक्विटी काम करता है। तो अगर उन्होंने ये रूट अडॉप्ट किया है तो उनकी सिचुएशन देखते हुए ये टॉलरेबल है। दूसरी बात आती है कि इसमें थोड़ा जो मैथ्स है वो सही बैठता नहीं है, क्योंकि देखिए, आप 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। अब 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, उसमें से आप क्योंकि रेगुलरली कर रहे हैं तो जो पिछले 2-3 साल है उसको तो उस अमाउंट को तो ग्रो करने के लिए समय ही नहीं। फिर उसके बाद आपको 10 साल के लिए 20,000 पर मंथ चाहिए, यानी कि आपका जो कॉर्पस होना चाहिए वो एटलीस्ट 22 to 24 lakhs होना चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे करके उसको विड्रॉ करेंगे और जब आप विड्रॉ करते हैं तो फिर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो उसमें एक डेट प्रकार का फंड होना चाहिए। अब तकलीफ यही है कि क्योंकि निवेश का समय कम है, आप उस प्रकार के कॉर्पस तक पहुंच नहीं पाएंगे विद दिस इन्वेस्टमेंट। तो या तो आपका निवेश का समय लंबा होना चाहिए ताकि आपने जो अमाउंट निवेश किया है वो ग्रो कर सके, तो उससे आपका जो कॉर्पस है वो बनेगा, या आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। ये दो ही विकल्प होते हैं। अब इस रकम के साथ क्योंकि आप निवेश इतना कम कर रहे हैं और उसको समय नहीं है ग्रो करने के लिए, तो आप उतना विड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉर्पस नहीं बना होगा। आई मीन मेन इश्यू यही है। अब इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो देखिए, उन्होंने 9 फंड लिए हुए हैं जो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ फंड इतने सारे की जरूरत नहीं है।
तो वो आप कम कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज यही है कि आप अपने फिगर्स को पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो इस रकम से अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, या आप निवेश की रकम है वो बढ़ा दीजिए। सुनीता जी, कोई सवाल आपने पूछना है अर्णव जी को? हाँ, मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा निवेश? देखिए, अर्णव अगर जी? आपको, हाँ जी, अगर आपको ये अचीव करना है तो फिर आपको एटलीस्ट पर मंथ जो है वो अराउंड 40,000 का निवेश करना पड़ेगा। तो आप आज जहां से हैं आप समझ लीजिए कि वहां से आपको डबल करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए सुनीता जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक मिस्टर पंजाबी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सूरत गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए सर, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? हाँ, पहले तो हमारा कॉल लिया गया, इसके लिए मैं टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और ऐसे ही हम हर रोज जब भी ये कार्यक्रम आता है तब हम लोग देखते हैं और इससे हमको नया नया सीखने को मिलता है। मेरा बहुत सवाल अच्छा ये है, लगा ये सुनकर। जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि एक 10 साल के नज़रिए से मुझे हर महीना 10 से 15,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और मैं रिस्क पोर्टफोलियो लेने के लिए रेडी हूँ, और जिसमें अच्छा। मैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न पा सकूँ, ऐसी मेरी पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। तो मुझे कृपया करके एडवाइस दी जाए। हाई रिटर्न से आपका कितना मतलब होगा, क्या मतलब होगा, कितना आप इकट्ठा करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो के जरिए? 15% to 18% ईयरली। ईयरली 15 से 18%। चलिए आदित्य, हाई रिस्क अगर किसी का प्रोफाइल हो तो उसका मतलब क्या ईयरली हाई रिटर्न भी होता है? हाँ, सबसे पहले तो इन्वेस्टर को अपने निवेश को किसी गोल के साथ जोड़ना चाहिए। सिर्फ 10 साल का टाइम होराइजन इनफ नहीं है, उनको कितने पैसे चाहिए और किस गोल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, 15 से 18% रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से। एक सेम एक्सपेक्टेशन रहती है कि 10 से 12% रिटर्न के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, और अगर उससे हायर रिटर्न मिलता है तो बेटर होता है। 15 से 18% की एक्सपेक्टेशन बना के चलेंगे तो हो सकता है शायद आप डिसअपॉइंट हो जाए, या आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क लेंगे। तो मेरे हिसाब से 10 से 12% की रिटर्न का अजम्पशन लीजिए। अब आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स लेने चाहिए? अब 2 फंड्स मैंने सजेस्ट किए हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड और इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। एक एक्टिव फंड है और एक पैसिव फंड है। दोनों फंड्स अच्छे फंड्स हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिड कैप कंपनीज है जो कि नेक्स्ट निफ्टी में इंक्लूड होने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यहाँ पे सारे टाइप की कंपनीज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अवेलेबल होगी। अगर इन्वेस्टर और भी रिस्क लेना चाहते हैं तो वो एक स्मॉल कैप फंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि कोटक का स्मॉल कैप फंड। हावेवर ये 2 से 3 फंड से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इक्वली अपनी एसआईपी को स्प्लिट कर दीजिए और डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट कीजिए। अपने अपने जो रिस्क के एक्सपेक्टेशन, अपने जो रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस है उसको 10 से 12-13% तक मैक्सिमम लेके जाएंगे तो बेटर है। मिस्टर पंजाबी, कोई सवाल पूछना है आपने आदित्य से? नहीं, समझ में आ गया All the पूरा best. स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो जी। वैसे ही हम लोग स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे हुआ फिर अमाउंट धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। ऑल द बेस्ट सर। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। मनीष मुखर्जी अब मेरे साथ फोन लाइन पर है। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर बताइए। हाँ, एक्चुअली मैडम मेरे पास जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें मेरा ऐसे इमर्जिंग ब्लू चिप में मैं 2,000 रुपया पर मंथ जी सर, फंड्स के नाम आपने शायद काफी, जी सर, फंड्स के नाम काफी विस्तार से आपने बता दिए हैं, तो वो तो मेरे पास है। इसके अलावा जो है आपने ये पूछना है कि मल्टी कैप। अभी मैडम 2 रिसेंट चेंज मैंने किया था एक्चुअली। जो एक्टिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड था ना मैडम, उसको बंद करके
मैं एक SBI काउंटर फंड लिया हूँ जिसमें 1000 रुपीज पर मंथ और एक स्मॉल कैप कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड 1000 रुपीज पर मंथ दोनों ऐड किया हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, कुल राशि कितनी बढ़ गई है निवेश की? अभी मैडम 9500 ऐसा कुछ जा रहा है पर मंथ का हिसाब से। 9,500 कि 15,500? नहीं मैडम 9500। ऑल राइट। और आपको एक मल्टी कैप भी चाहिए? मल्टी कैप में अगर मेरे पास फ्लेक्सी कैप है मैडम, तो अगर पोर्टफोलियो तो आपके पास होंगे, तो अगर मल्टी जी। कैप का जरूरत है, ये मेरा क्वेश्चन था कि इसमें मल्टी कैप का जरूरत है ना, जो फंड है सब ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो में और सर- मल्टी कैप का जरूरत नहीं है। सर, और लॉन्ग टर्म को आप क्या ड्यूरेशन देंगे? अवधि क्या मतलब होगी मैडम, लॉन्ग टर्म की आपकी? 15 ईयर्स। 15 साल। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं इस निवेश से कम से कम? एक्चुअली मैडम कुछ टारगेट नहीं है बेसिकली, मतलब ठीक, कुछ अमाउंट तो ठीक। फिक्स किया नहीं मैडम, लेकिन ठीक, जितना पॉसिबल होगा समझ। मैडम उतना मैं धीरे धीरे निवेश को आगे जाके भी थोड़ा थोड़ा करके अगर गॉट इट। हाँ इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर पाऊंगा मैडम। ठीक है, ठीक है। बताएं अर्णव जी। जी, अगर आप देखें तो इन्वेस्टर ने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर दी है, क्योंकि जो एक पार्ट मिसिंग था पोर्टफोलियो में वो था एक स्मॉल कैप फंड, तो उन्होंने एक स्मॉल कैप फंड जोड़ दिया है। दूसरी बात जो थी कि पोर्टफोलियो में जो रेपिटेशन हो रहा था वो एक लार्ज और मिड कैप स्पेस में हो रहा था, तो उन्होंने ये लार्ज और मिड कैप का जो रेपिटेटिव फंड है वो निकाल के उसको एक कॉन्ट्रा फंड से रिप्लेस कर दिया, यानी कि एक दूसरे इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी शामिल कर ली। अब इससे आते हैं हम उनके दूसरे प्रश्न की ओर, जिस जिस वो है कि क्या एक मल्टी कैप फंड जोड़ना चाहिए। अब बाय इट्स वेरी डेफिनेशन एक मल्टी कैप फंड एक लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में एटलीस्ट मिनिमम 25% रखता है और बाकी के 25% में उनको लीवे होती है कि कहीं पर भी निवेश करें। अब उनके पोर्टफोलियो को हम देखें तो वहां पर लार्ज कैप है, एक्सपोजर है, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सभी एक्सपोजर ऑलरेडी आ चुका है। तो अब इसके लिए एक मल्टी कैप फंड जोड़ के रेपिटेशन करना कोई मतलब नहीं बनता, तो ये करने की अब जरूरत नहीं है। तो ये इनके सवाल का प्रश्न तो का जवाब तो यहीं पे आ गया कि मल्टी कैप फंड जोड़ने की जरूरत नहीं है, और बाकी के दो चेंजेस उनको करने चाहिए थे उन्होंने खुद ही कर लिए हैं, तो अब और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब और फंड्स ना जोड़े, आगे जाते हुए जैसे जैसे रकम उनके पास जो निवेश की है वो बढ़ती जाए तो एग्जिस्टिंग फंड्स में डालते जाए। दूसरी बात यह कि अपने गोल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करें, ताकि आपको पता भी है कि अगर मुझे 15 साल के बाद एक्स अमाउंट चाहिए तो उसके लिए मुझे इतना तो मिनिमम निवेश करना ही होगा। तो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है जिससे आप अपना कॉर्पस बढ़ा सके या बना सके। चलिए, ऑल द बेस्ट मनीष जी। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग। 50 में रिटायरमेंट चाहिए आपको, एंड जी, रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीना चाहिए 1 लाख रुपए, जिसके लिए आपको फिलहाल 5 करोड़ रुपए निवेश करना होगा। No. I want to make a corpus of 5 crore rupees. You want to make a After corpus of 5 crores for the expenses, okay? All right, so ठीक है, अभी तो आप निवेश कर रहे हैं, आपने फंड्स के नाम दिए हैं, डायरेक्ट स्टॉक में भी आपका पोर्टफोलियो है। जी। ठीक है। आपने 1 लाख रुपए, मतलब मैं सोच रही हूँ कि आपने पूरा इन्फ्लेशन को काउंट करके सब कुछ करके वो किया है ना, कैलकुलेट किया है। ना इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया है। इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया? अच्छा। और 5 करोड़ में आपके सारे लक्ष्य जो हैं वो सही है या नहीं है, ये इस पे जरा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन आपने बिठाई है 5 करोड़ में अदर एक्सपेंसेस में, तो मतलब बच्चों की पढ़ाई और शादी, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी विवेक वो अलग अलग समय में होगी। पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो थोड़े जल्दी चाहिए होंगे। इनको अगर आप कोई उम्र देना चाहें या कोई समय देना चाहें तो वो कितना होगा? 10 to 15 ईयर्स के बाद ही जरूरत होगा। 10 to 15 ईयर्स में सबसे पहले आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए होंगे कितने? पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ेगी सर। हाँ, पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ेगी 10-15 साल के बाद। तो उसी के लिए 5 करोड़ या उसमें से 2.5 करोड़?
ना उस टोटल मुझे चाहिए, टोटल मतलब ये जो अदर एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए मुझे ये सब चाहिए 5 करोड़ रुपीज। चलिए, ओके। आदित्य बताएं। हम इन्वेस्टर जो करंट एसआईपी कर रहे हैं वो इनफ नहीं होगा उनकी एंड गोल के लिए। तो मेरे हिसाब से या तो एंड गोल को आगे बढ़ाएंगे या फिर एसआईपी को धीरे धीरे करके 10-10% के इंक्रीमेंट्स में बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात ये हुई। दूसरी बात, इन्वेस्टर ने बताया कि उनके पास डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो है। तो मेरी एडवाइस इसके लिए ये रहेगी, अगर आप स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं तो वही डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे स्टॉक्स में एनालिसिस करना है और क्या करना चाहिए स्टॉक्स में, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर होगा। अब यहाँ पे निवेशक के पास बड़े सारे फंड्स हैं, उन इतने सारे फंड्स की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैंने उनके उनके ही पोर्टफोलियो में से 4 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू सेंसेक्स फंड। ये सारे फंड जो है वो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर हैं। सारे जो बाकी सारे फंड्स हैं उनमें से निकल के इन्हीं 4 फंड्स के अंदर वो कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में एसआईपी करेंगे तो बेहतर रहेगा। पहला स्टेप ये रहेगा, एसआईपी को बंद करके इन 4 फंड्स में लेके आइए। दूसरा स्टेप ये रहेगा, जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जो कि नहीं रिक्वायर्ड है उनको रिडीम करके धीरे धीरे इन 4 फंड्स के अंदर ले जाएंगे। पर आपको एसआईपी का निवेश धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा या फिर टाइम होराइजन आगे करना होगा, क्योंकि ये जो राशि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। विवेक जी, कोई सवाल पूछना है आपने आदित्य से? चलिए, शायद फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लेकिन हम शो को आगे बढ़ाएंगे और शो का आखिरी पड़ाव लगभग निवेश का गुरु मंत्र। बताइए अर्णव जी, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? हर एक व्यक्ति को जैसे जैसे समय चलता जाए वैसे वैसे उनका निवेश को बढ़ाना चाहिए, लेकिन निवेश को बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या जहां पर आप निवेश कर रहे हैं वो उसी प्रपोर्शन में बढ़ाए। इनिशियली आप थोड़ा जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपके पोर्टफोलियो के बैलेंस के लिए चाहिए वो जो आप ऐड करते हैं वो ठीक है, लेकिन आगे जाते हुए जैसे जैसे रकम बढ़ती है उतने सारे आपको निवेश नए ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बेनिफिट नहीं मिलता डाइवर्सिफिकेशन का। इन एडिशन मैनेजमेंट बहुत कठिन हो जाता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं, वहीं पे एडिशनल निवेश करें जो आप मैनेज कर सकते हैं और जिससे आपको पता है कि उसमें क्या हो रहा है। आदित्य? और गोल्ड ने आउट परफॉर्मेंस दिया है 20% से। तो हर एक एसेट का डिफरेंट साइकिल होता है, कोई एसेट किसी साल में आउट परफॉर्म करता है तो कोई अंडर परफॉर्म करता है। तो एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट, इक्विटीज, डेट और गोल्ड चारों एसेट क्लास में निवेश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा जो है वो इक्विटीज में मत लगाइए और ऐसा भी मत कीजिए कि इक्विटीज में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। तो एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए। अगर आप यंग है तो इक्विटीज में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कीजिए, मिडिल एज है तो सारे एसेट्स में डाइवर्सिफाई कीजिए और ओल्ड एज है तो इक्विटीज में बहुत छोटा पोर्शन रखिए और डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको एक स्टेबल इनकम। चलिए, अब रुक करते हैं एक और आखिरी सवाल की ओर। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं नितेश चौधरी। नितेश, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार मैडम, आ रही है आपकी आवाज़? नमस्कार सर। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, सीआर ब्लू चिप, कोटक का स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है। रिटायरमेंट आपकी 2044 में है सर। और सर ये बताइए कि निवेश का आप कितना रिटायरमेंट के बाद आपको कोई कॉर्पस इकट्ठा करना है? कॉर्पस तो मैडम कम से कम 4 करोड़ चाहिए, लेकिन इतने अमाउंट में तो होगा नहीं, ये पता है मुझे। हाँ। ये जानना, मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ तो हमारा एनपीएस भी कटता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो 14,000 पर मंथ एनपीएस में जमा होता है। और लगभग 70,000 का एलआईसी भी है हमारा।
70,000 का LIC है। जी पर क्या ईयर। है LIC में? क्या बोली मैडम? क्या है, कौन सी पॉलिसी है ये? ये पॉलिसी तो मैडम याद नहीं है अपने को। ये पूछना था मैडम कि ये जो हमारा ये चल रहा है अभी अपना SIP, तो ये क्या रखने लायक है कि इसको चेंज कर दूं? चलिए बताते हैं आपका फंड मिक्स कैसा है आदित्य। तो निवेश तो कम है, 4 करोड़ की इनकी रिक्वायरमेंट है 2044 में, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी हैं तो बोल रहे हैं कि इनके पास NPS और पेंशन का बंदोबस्त शायद हो सकता है। 70,000 रुपये सालाना ये LIC की पॉलिसीज़ में डाल रहे हैं। कौन सी पॉलिसीज़ हैं हमको हालांकि वो नहीं पता है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक फंड मिक्स बताइए कैसा है। मैम सबसे पहले जैसे आपने कहा कि LIC की पॉलिसी को इवैल्यूएट करके देखना चाहिए कि वो इस पॉलिसी में कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो उससे बहुत छोटे अमाउंट की SIP कर रहे हैं, 5,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको एक्टिव लार्ज कैप फंड से बाहर निकल जाना चाहिए। कैनरा रबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है उसकी जरूरत ही नहीं है बिल्कुल पोर्टफोलियो के अंदर। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड और कोटक का स्मॉल कैप कैनरा रबैको फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक का स्मॉल कैप फंड है। इन दोनों फंड्स में वो इक्वली 2,500 रुपए की SIP कर सकते हैं। ये लंबे नजरिए से निवेश करेंगे, इसीलिए स्मॉल कैप फंड में जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो SIP कर रहे हैं वो इनफ नहीं होगा, उनको अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहना पड़ेगा। 10% से बढ़ाते रहेंगे तो बेटर है, उससे भी ज्यादा अमाउंट से बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा। और LIC की पॉलिसी को प्लीज इवैल्यूएट कीजिए, अगर वो सेंस नहीं मेक करती है तो उसको बंद करके म्यूचुअल फंड में SIP करेंगे तो बेटर है। चलिए नितेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इसी के साथ अर्नव जी आपका, आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर के साथ, जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।